जल्द से जल्द उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। चैप्टर 32। चलिए शुरू करते हैं। ज्वेलरी शॉप पर लिली पहुंचते ही काउंटर पर जाकर वॉच चेंज करने के लिए कहती है। तभी मैनेजर भी आ जाता है और वॉच देखते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मैम, आप आ गई, इसका ही मैं इंतज़ार कर रहा था। तो लिली मुंह बनाते हुए कहती है, प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से मुझे हो रही है, अब जल्दी से इसे एक्सचेंज करो, मुझे मेरी इयररिंग वापस दो। तो मैनेजर जल्दी से उस वॉच को देखता है और फिर लिली को इयररिंग वापस देते हुए कहता है, मैम ये लीजिए। इसे देख लिली खुश हो जाती है और वहाँ से खुशी खुशी जाने लगती है। वहीं कनिका के पास मैनेजर जाकर उसे वॉच देता है और अपने माथे से पसीने को पोंछता है, क्योंकि फाइनली इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि कनिका कौन है और वो कनिका को गुस्सा देना अफोर्ड नहीं कर सकता था। वहीं लिली भी तेज़ दिमाग की थी। दोनों ही पार्टी ने उसका जीना हराम कर दिया था और ले देकर उस पर ही सारा इल्ज़ाम ढकेल दिया था, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी और ना ही उसकी शॉप की, बल्कि प्रॉब्लम तो उस कैमरे की वजह से हुई है जो ख़राब था। नहीं तो वो इन्हें अच्छे से बताता, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं थी उसके पास। इसीलिए दोनों की दोनों उसके सर पर तांडव मचा रही थी। कनिका वॉच मिलते ही राहत की सांस लेते हुए फाइनली यह वॉच मिल ही गई और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैम अपने आदमियों के साथ पागलों की तरह लिली को ढूंढ रहा था, लेकिन लिली उसे कहीं नहीं मिली। वहीं लिली इयररिंग मिलने के बाद झूमते हुए मॉल से निकल जाती है, क्योंकि उसका काम तो हो गया था। वहीं दूसरी तरफ राइमा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर उस 2 कौड़ी की लड़की की औकात क्या है? मेरे सामने कल तक उसकी ज़ुबान नहीं चलती थी, मेरे सामने ही कल वो ऐसे मुझे आंखें दिखा रही थी, वो भी राइमा आंकड़े को आंखों में आंखें डालकर धमकी दे रही थी। वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उससे तो हर एक कहे शब्द का ऐसे बदला लूँगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। ये बोल राइमा गुस्से से अपने सामने पड़े टेबल पर फ्लावर पॉट खींचकर उठाकर ज़मीन पर फेंकती है, जिससे उस फ्लावर पॉट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं इसके सामने सोफे पर बैठा अमन गुस्से से इरिटेट होते हुए कहता है, कब से देख रहा हूँ, जब से तुम आई हो तब से बस तोड़फोड़ ही कर रही हो। तो राइमा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? उस 2 कौड़ी की लड़की ने मुझे पागल कर दिया है, इतनी इंसल्ट, ऊपर से मुझे धमकी दे रही थी कि मेरा करियर ख़राब कर देगी और मुझे बर्बाद कर देगी। मैंने उसे खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम भी राइमा नहीं। अमन अपना सर पकड़ते हुए कैजुअली कहता है, अच्छा ठीक है, अब मेरा सर खाना बंद करो, तुम्हें जो करना है उसके साथ कर लेना, अब शांत हो जाओ। ये बोल अमन राइमा को खींचकर अपने पास बिठा लेता है, लेकिन राइमा के चेहरे पर अभी भी गुस्से की लकीरें उमड़ी हुई थी। उसके दिमाग में बस माया के कहे शब्द ही घूम रहे थे, कैसे वो उसके सामने ही उसे हुमिलेट कर रही थी। वो भी सब वहाँ पर थे, लेकिन किसी के मुंह में से जबान नहीं निकल रही थी। अमन राइमा को शांत कराते हुए पानी पिलाता है और फिर उसे अपने गले लगाते हुए कहता है, कूल डाउन बेबी, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है, और वैसे भी वो माया तो अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती रहो, बाकी तो हम उसे देख ही लेंगे। और अभी वैसे भी हमें आयुष्मान पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी उस सो कॉल्ड वाइफ पर। आजकल उसके पर भी कुछ ज़्यादा ही निकल आए हैं। तो राइमा आयुष्मान के बारे में सुन मुंह बना लेती है, क्योंकि उसे उसका बिहेवियर याद आता है, जिससे उसके नस नस में आग सी लग जाती है कि वो कैसे उसे इग्नोर कर रहा था। और वो तिलमिलाते हुए कहती है, उसके बारे में तुम ना ही बात करो तो अच्छा है, सारी फसाद की जड़ तो वही है, उसी की वजह से उसकी बीवी की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दोनों मियाँ बीवी मिले हुए हैं। अमन राइमा की बात सुन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? तो राइमा मुंह बनाते हुए कहती है, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, आयुष्मान जब से हॉस्पिटल से वापस आया है तब से उसके तेवर ही बदल गए हैं। जिस बीवी से वो नफरत करता था उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, अब वह उसकी साइड कुछ ज़्यादा ही लेता रहता है। उसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उसे उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बल्कि उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसके सिवा उसका, जिसकी वजह से उस 2 कौड़ी की लड़की
कि इतनी हिम्मत बढ़ गई है और उसके पंख तो कुछ ज़्यादा ही निकल आए हैं। अमन राइमा की बात सुन हल्का मुस्कुराकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो एक तीर से दो शिकार कैसा रहेगा। राइमा अमन की बात को सुन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, मतलब? तो अमन मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी लगता है तुम अभी भी खेल में कच्ची हो, लेकिन डोंट वरी, धीरे धीरे तुम्हें भी समझ आ जाएगा। वैसे कल तुम्हें आयुष्मान का बर्थडे है, याद तो होगा ना? तो चलो उसके जन्मदिन पे कुछ खास करते हैं, उसकी बर्बादी के लिए और साथ ही उसकी बीवी के लिए भी एक सरप्राइज प्रिपेयर करते हैं, मज़ा आएगा। ये सुनकर तो राइमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि तभी अमन अपनी पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकाल कर कहता, बेबी गर्ल तुम्हें कुछ ज़्यादा ही करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पेन ड्राइव में जो चीज़ है वो आयुष्मान की लैपटॉप में इंसर्ट कर देना, उसके बाद खुद ब खुद वो बर्बाद विधि के कगार पर पहुंच जाएगा। रमै पेन ड्राइव को देख मुस्कुराते हुए पेन ड्राइव को हाथ में लेकर देखते हुए कहती है, ये तो ठीक है, लेकिन तुम एक तीर से दो निशाने की बात मतलब मेरे समझ में सही से आया नहीं। तो अमन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट हो। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम परेशान ना हो। ये बोल वो उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुन राइमा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। आयुष्मान अरमान के कैबिन में बैठा हुआ था और वह उसकी शक्ल देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वहीं अरमान का मुंह बना हुआ था क्योंकि उसने आयुष्मान को यह बात बता दी थी कि एक लड़की ने उसे लूट लिया, वो भी दिन दिहाड़े। जिस बात पर आयुष्मान उसकी इतनी बुरी तरह से मज़े ले रहा था कि वही बेचारा जान रहा था आखिर कौन थी वो महान लड़की जिसने तुझे बॉयफ्रेंड बोलकर 2 मिनट में ही लूट लिया। क्या सच में यार तूने उस लड़की को साथ एक फ़ोटो क्लिक कराई और 2 लाख का चूना लगा दिया उसने तुझे? लेकिन यार 2 मिनट में चली भी गई और उसने भी क्या, उसने रेस्टोरेंट में आगे खाया पिया, प्लेट तोड़ा, 12 आना करके चली गई और तू बस बेवकूफ़ों की तरह बिल भरता रह गया। सच में वो तो नाम की गर्लफ्रेंड रही, काम की नहीं। मेरी तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये बोल आयुष्मान अपना पेट पकड़कर और भी बुरी तरह से हंसने लगा, जिससे अरमान अब चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अगर तू अपनी हंसी बंद नहीं करेगा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वैसे भी उस लड़की ने मुझे दिन दिहाड़े चूना लगा दिया और मेरी इतनी अच्छी खासी बेइज्जती हो गई वहाँ पर, और तू यहाँ पर मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है। मैंने गलती कर दी। यह सुन कर तो आयुष्मान और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो अरमान थोड़ा गुस्से से कहता है, अब इतने भी दांत मत दिखा। वैसे भी अब मैंने तुझे यहाँ दांत फाड़ने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर आयुष्मान जो अभी हंस रहा था एकदम से रुक जाता है और उसके चेहरे पर थोड़ा सीरियस लुक आ जाता है क्योंकि अरमान उसे कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहा था। वहीं अरमान कई सारी रिपोर्ट्स आयुष्मान को दिखाते हुए कहता है, यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कोई इतना बड़ा झोल भी कैसे कर सकता है। आयुष्मान रिपोर्ट को देखते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद कर और बता आखिर यह रिपोर्ट में कौन सा झोल झपाटा है, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखकर तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। आखिर कौन सी अजीबोगरीब मेडिसिन के नाम है ये, इसे तो आज तक मैंने भी नहीं सुना। और तू इतनी सारी रिपोर्ट्स लेकर क्यों बैठा हुआ है, क्या तुझे फिर से एमबीबीएस के एग्ज़ाम देने हैं? तो अरमान मुंह बनाते हुए कहता है, बकवास मत कर और ये फाइल देख। जहाँ तक तूने मुझे वो सैंपल दिया था, मैंने उसे टेस्टिंग लैब में भेजा था और उसके जो रिज़ल्ट थे उसे देखने के बाद तो मेरे होश उड़ गए। और इतना ही नहीं, मैंने उस मेडिसिन के बारे में बहुत जगह रिसर्च किया और मुझे रिज़ल्ट में पता है क्या मिला। ये बोल उसने कुछ अपने फ़ोन में दिखाया, जिसे देख आयुष्मान के चेहरे के रंग फीका पड़ गया। वहीं अरमान एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि तेरी बीवी का ब्लड इतना ज़्यादा रेयर होगा। तुझे पता भी है गोल्डन ब्लड पूरी दुनिया में सिर्फ 2% लोगों में ही है, जबकि तेरी बीवी का गोल्डन ब्लड ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा रेयर है। तभी तो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन अगर किसी नॉर्मल इंसान को दी जाती तो वो अब तक पागल हो चुका होता या फिर कोमा में जा चुका होता, लेकिन तेरी बीवी तो अभी तक बिल्कुल सही सलामत है, वो भी इसलिए क्योंकि उसका ब्लड इतना रेयर है। इस मेडिसिन का उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जिस भी यह मेडिसिन बनाई है उसने एक चीज़ तो बहुत ही अच्छे से ध्यान दी है और वो है तेरी बीवी के एनालिसिस। उसे उसे एनालाइज करके ही इस मेडिसिन को तैयार किया। जैसे तेरी
बीवी के लिए ही बनी हो ये मेडिसिन। ये बोल अरमान एक फाइल और आयुष्मान की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये मेडिसिन की सारी रिपोर्ट है और यह मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ पता किया है और मुझे इतना ही पता चला है कि ये मेडिसिन अभी तक किसी भी कंट्री में मार्केट में नहीं आई है, बल्कि इतनी ज़्यादा रेयर है, ये सिर्फ अपनी एक लैब में ही अवेलेबल है और इसका बाहर मिलना तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अभी तुझे पता करना होगा कि ये मेडिसिन यहाँ आई कैसे और कौन जो ये मेडिसिन भाभी को दे रहा है, क्योंकि भाभी की बॉडी में ये मेडिसिन बहुत ही हार्मफुल भी साबित हो सकती है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से तो मुझे बस इतना ही समझ आया है कि भाभी को ये मेडिसिन लंबे टाइम से दी जा रही है, शायद 2 सालों से, और अगर ऐसे ही लगातार ये मेडिसिन दी जाए तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। शायद धीरे धीरे कर उनकी यादें मिटने लगे, जिससे वो लोगों को पहचानने भी ना पाएँ। आयुष्मान अरमान की बातें सुन कुछ टाइम के लिए तो जैसे ब्लैंक ही हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर माया को ऐसी मेडिसिन कौन दे सकता है, वो भी अभी से नहीं बल्कि 2 सालों से, जबकि उसकी शादी को तो 1 ही साल हुआ है। ये सोच वो थोड़ा अपनी सोच में गुम हो जाता है। लेकिन आयुष्मान को इतना समझ आ गया था कि जो भी कोई है ये मेडिसिन माया को दे रहा वो कोई घर का ही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है माया के साथ। यह मेडिसिन उसे क्यों देगा, वो भी इतनी रेयर मेडिसिन जो अभी तक मार्केट में भी नहीं आई है। और साथ ही अब उसे माया के लिए थोड़ा डर भी लग रहा था कि माया को कुछ हो ना जाए इस दवाइयों की वजह से। वो माया को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था कि तभी अरमान थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, मैं तुझे बस इतना ही कहूँगा कि मेडिसिन को अब भाभी को ना दी जाए तो ही अच्छा है। और फिर 2 फाइल और बढ़ाते हुए कहता है, साथ ही मैंने कनिका की बीमारी के बारे में भी रिसर्च की है, तो मुझे एक बात समझ में आई है कि ये सुन आयुष्मान का ध्यान अब सीधे कनिका पर आ जाता है। तो अरमान उसे बताता है कि कनिका की बीमारी के बारे में जितना हो सके उतना सीरियस लेने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि तुझे अपनी फैमिली में सबको बता देना चाहिए, क्योंकि सबको पता रहेगा तो कनिका के लिए भी ठीक रहेगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं है और हमारे पास चांसेस भी बहुत कम है। तो जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो अपनी लाइफ को हैप्पीली जिए, और ख़ासकर माया को तो ज़रूर बता दे, क्योंकि मैंने देखा है माया और कनिका के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अटैच हैं। जहाँ तक मुझे जानता हूँ तो तूने अब तक माया को बिल्कुल भी नहीं बताया होगा, और अगर तूने ऐसा ही किया और उसे किसी और से पता चला तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। बाकी मैं अपने सीनियर से भी इस बारे में बात की है और कनिका की रिपोर्ट भी भेजी है। बाकी कुछ मुझे पता चलता है तो मैं तुझे अपडेट करूँगा। और माया थोड़ा अच्छे से ध्यान रख, क्योंकि तेरा रिश्ता अभी भी थोड़ा उलझा हुआ है, इसीलिए उसे जितना हो सके उतना सुलझा, और राइमा से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पीछा छुड़ा ले। नहीं तो ऐसा ना हो कि तू बस सोचता ही रह जाए और कुछ गलत हो जाए। आयुष्मान अरमान की बातें सुन हाँ में अपना सर हिला देता है और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।